अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? यू विल बी फाइन, आई होप सो। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अहम चैप्टर के बारे में और हम दोहराएंगे इसको थ्रू द शॉर्ट क्वेश्चंस। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस केमिस्ट्री पॉडकास्ट में इस तरीके से आपको सवाल समझाएं कि अगर आप सुन भी रहे हैं तो सुनते सुनते आपको क्वेश्चंस दोहराए जाएं, याद हो जाएं और कोशिश की जाएगी कि जो चैप्टर नंबर हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मिसाल के तौर पर चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 और लास्ट में चले जाएं तो 14, 15, 16 सेकेंड ईयर के चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो हम कवर कर लें। आज हम जो चैप्टर लेकर आ रहे हैं वो चैप्टर नंबर है 4। इससे पहले 3 हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका लिंक, वो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। इस 4 के बारे में क्या अहम है और क्या नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास हमारी अपनी वेबसाइट है जिस पे सारे नोट्स मौजूद हैं। उन नोट्स के थ्रू हम गो थ्रू करेंगे और इंपॉर्टेंट अहम बातों को भी पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आप चले जाएंगे umairkhanacademy.com पर और वहाँ से चले जाएंगे फिर क्लास 12 और फिर वहाँ से होते हुए चैप्टर नंबर 4 पर आ जाएंगे। तो ये सब नोट्स आपके लिए फ्री हैं, ये ऑल रिसोर्सेज फ्री हैं। इस पूरी वेबसाइट में बहुत कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास चैप्टर 4 है वो जाहिर सी बात है 2 डिफरेंट ग्रुप पर मुश्तमिल है, जिनमें ग्रुप नंबर 5 और 6 शामिल है, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 5 और 6 के में जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इनकी तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है हाउ डज नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स ऑफ इट्स ग्रुप। ये क्वेश्चन पुराना नहीं है, ये क्वेश्चन वही है जो हम ऑलरेडी डिफरेंट जगहों पर पढ़ाए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने पढ़ा था पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम, बेरिलियम। इसी तरीके से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यानी जितने भी एलिमेंट्स हों अपने ग्रुप के फर्स्ट मेंबर्स, उन सब में पिक्यूलियरिटी होती है, यानी कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो वो दिखाते हैं दूसरे नहीं दिखाते हैं। तो अगर हम नाइट्रोजन वाले ग्रुप में बात करें तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में देखें तो नाइट्रोजन किस तरह से डिफरेंट है। तो चंद एक पॉइंट मैंने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपने लिखने हैं, वो यही है कि नाइट्रोजन इज अ गैस while other elements of the same group are in solid state. Nitrogen is diatomic while other are those elements which can show more than 2. For example, N2 is diatomic form, but in phosphorus P4 tetratomic form. तो इसका मतलब है नाइट्रोजन is restricted only to diatomic form, but the other elements of the same group can show tetratomic. Number 3 point, जो नाइट्रोजन है वो आमतौर पर हमें अपनी एटमॉस्फेयर में मिलता है, यानी कि हम ये देख रहे हैं कि नाइट्रोजन हवा में ज़्यादा मिकदार मौजूद है 78 to 79% तक। तो ये एक फ्री स्टेट में पाए जाने वाला एलिमेंट है। बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं इन द सेम ग्रुप वो दिखाते हैं अपनी कंबाइंड स्टेट, यानी कि वो आज़ाद नहीं होते बल्कि अपनी कंबाइंड डिफरेंट एलिमेंट के साथ मिलकर मिनरल की शक्ल में ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। चलते हैं अपने सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो हमारा सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है दैट इज हाउ डज एक्वा रिजिया डिसॉल्व्स गोल्ड एंड प्लेटिनम। ये बहुत ही ख़ास बात है कि जो गोल्ड है या प्लेटिनम है वो हल नहीं होते। इसलिए आपने देखा है कि आमतौर पर जो जेवरात हैं वो इसके बनाए जाते हैं ताकि वो फ्रीली एटमॉस्फेयर में रहें तो उसको कोई जंग ना लगे, कोई क्रोयन ना हो। तो इस तरीके से वो एक्चुअली किसी आम हालत के अंदर रिएक्ट नहीं करते हैं, या वो आप कह सकते हैं किसी और कंपाउंड में चेंज नहीं होते हैं। तो ये जी हमारे पास एक क्वेश्चन के आखिर अगर हम चाहें तो इन्हें रिएक्ट कैसे करवा सकते हैं, उनको हम डिज़ोल्व कैसे कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन ये है। तो एक्चुअली होता ये है कि अगर हम क्या ले लें, कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लें 1 पार्ट और 3 पार्ट्स ले लें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप ये देख सकते हो अपने सामने कि यहाँ बन जाता है सोडियम यानी नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl। जो NOCl है वो प्रोड्यूस करता है Cl2 और जो Cl2 है ये गोल्ड और प्लेटिनम से रिएक्ट कर जाएगी और बना लेगी गोल्ड क्लोराइड या प्लेटिनम क्लोराइड। और ये जो क्लोराइड्स हैं ये एक्चुअली आयन की फॉर्म में है, यानी आप कहेंगे कि इस पर गोल्ड जो है वो अपने आयन की फॉर्म में उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गया है। तो ये है जी एक्वा रिजिया, यानी कि वो जिसमें नाइट्रिक एसिड HCl मिलाया है और इसका फ़ायदा ये है कि ये गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर हल कर लेता है। तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाई द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप A6 other than the oxygen show more than 2 oxidation state। मतलब अगर हम ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेरियम, टेलेरियम, पोलोनियम की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, लेकिन नीचे की तरफ जाते हैं तो वो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाती है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ यूं है, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप A6 एलिमेंट्स शो मोर देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देन ऑक्सीजन। वो कैसे?
कि अगर हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करें तो 1s2 2s2 2p पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन से नीचे चले जाएं जहाँ पर जो पीरियड नंबर है वो 3 आ जाता है, तो वहाँ पर 3p भी होगा। और जाहिर सी बात है जो d हमारे पास ऑर्बिटल है वो भी थर्ड पीरियड से स्टार्ट होता है, या कह लें थर्ड शेल में आता है। तो थर्ड शेल अगर स्टार्ट हो जाए तो s p d 3 इन्वॉल्व होंगे। कहाँ पर? ऑक्सीजन से नीचे। मतलब अगर आप सल्फर की तरफ जाएं तो सल्फर शो करेगा कि इसके पास डी की इन्वॉल्वमेंट भी है, और अगर डी की इन्वॉल्वमेंट है तो समझ लें कि यहाँ एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन, जैसे हम पढ़ते थे हाइब्रिडाइजेशन में, जंप करते थे फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर ऑर्बिटल। तो ये बात साबित हुई कि ऑक्सीजन से नीचे थर्ड पीरियड में जो एलिमेंट्स होंगे और उससे नीचे भी, उनमें डी की इन्वॉल्वमेंट रहेगी, और डी जब इन्वॉल्व होता है तो इलेक्ट्रॉन जंप कर सकते हैं फ्रॉम p टू d। इन दिस वे मोर द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस, और जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे या एम्प्टी ऑर्बिटल होंगे उतना ऑक्सीडेशन स्टेट के बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो यही हमने कहना है कि ऑक्सीजन तो रिस्ट्रिक्टेड है टूवर्ड्स द 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन बाकी जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो इससे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और इन्वॉल्वमेंट ऑफ d ऑर्बिटल। और इस तरह से जो ऑक्सीजन के नीचे एलिमेंट्स हैं वो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी शो करेंगे, +4 भी और +6 भी शो करेंगे। जितना इलेक्ट्रॉन जंप करते जाएंगे और अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, या आप कह लें वो ऑर्बिटल जो हाफ फिल्ड होंगे उनकी तादाद अगर 2 होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होगी, और अगर उनकी तादाद 4 हो जाएगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी 4 हो जाएगी, एंड सो ऑन टूवर्ड्स द 6। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The next question is question number 4. Write down the comparison of the properties of oxygen and sulfur. यानी ऑक्सीजन और सल्फर एक ही ग्रुप में है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टुलेरियम। तो ऑक्सीजन और सल्फर में जो सवाल आता है ये एक अहम सवाल है और कई दफ़ा आ चुका है, और इन्हीं सवाल के हिसाब से हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या बेसिक वो बात करना चाहते हैं। तो फर्स्ट सिमिलैरिटी की तरफ आते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं बोथ ऑक्सीजन एंड सल्फर हैव द सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि एक ही ग्रुप में है तो एक ही जैसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं तो वो ये कहता है कि ऑक्सीजन और सल्फर की अगर वैलेंसी देखें तो दोनों 2 शो कर सकते हैं। और तीसरी सिमिलैरिटी वो ये है कि अगर ऑक्सीजन को आप O2 की शक्ल में देखते हो यानी डायटोमिक की फॉर्म में, तो सल्फर को भी आप S2 देख सकते हो और इवन के S8 भी देख सकते हो। तो यहाँ पर जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि ये अपनी पॉलीएटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और अगर हम 4 की बात करें तो दोनों की ही एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं और बोथ आर नॉन मेटल्स। ठीक है, इसका एलोट्रोपिक का मतलब ये होगा कि आपके पास ऑक्सीजन पाई जाती है सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म O2, और इसी तरह से उसकी दूसरी एक मॉलिक्यूलर फॉर्म है दैट इज़ O3, मतलब ओजोन। तो ऑक्सीजन ओजोन। इसी तरह सल्फर जो है वो रोम्बिक सल्फर है और मोनोक्लिनिक सल्फर है। इसकी एक और एमॉर्फस फॉर्म भी है दैट इज़ प्लास्टिक सल्फर। तो इस तरह से ये अपनी शक्लें बदल सकते हैं एलिमेंट, और बोथ आर फॉर्म्ड इन फ्री फॉर्म एंड कंबाइंड फॉर्म। तो ये थी जी हमारे पास इनकी सिमिलैरिटी। अब आते हैं डिफरेंसेस की तरफ। तो फिजिकल प्रॉपर्टी देखी जाए तो ऑक्सीजन आमतौर पर गैसेस फॉर्म में पाई जाती है, जबकि सल्फर जो है वो अपनी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, या कह रहे हैं रूम टेम्परेचर। बाकी ऑक्सीजन जो है वो पानी में थोड़ी बहुत सॉल्युबल है, लेकिन सल्फर बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं है। फिर इनकी कंबस्शन की प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं तो ऑक्सीजन के बारे में आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के बगैर जलने का अमल नहीं होता, लेकिन सल्फर जो है वो इट्स सेल्फ कंबस्टिबल है। मतलब ऑक्सीजन इज़ हेल्पफुल इन कंबस्शन बट सल्फर इज़ इट्स सेल्फ एन फ्यूल, ईंधन है, चलता है या जलाया जा सकता है, एक जलता है दूसरा जलाता है। फिर नेक्स्ट बात ये कि ऑक्सीजन आमतौर पर रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में वो है, यही उसकी अहम बात है कि वो एक्चुअली रिएक्ट नहीं कर रहा। दैट्स वाई इट इज़ प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, सो इट इज़ लेस रिएक्टिव। तो अगर हम एसिड्स बेसिस की तरफ बात करें तो ऑक्सीजन आसानी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन सल्फर के बारे में देखा जाए तो ये रिएक्ट करता है एसिड्स के साथ। एक प्रॉपर्टी दरमियान में भी है नंबर 4, ऑक्सीजन जो है वो एक पैरामैग्नेटिक है। लास्ट ईयर हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ईयर में हमने बात सीखी थी कि वहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक है, लेकिन सल्फर जो है वो डायमैग्नेटिक हो सकता है। तो ये थी चंद एक प्रॉपर्टी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉपर एंड एक्सप्लेन इट इज़। तो किस तरह का रिएक्शन है, देखिए मैंने सिंपली यहाँ पर दिखा दिया है आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर जो आज़ाद हालत में है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रखता है, लेकिन जब हम प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। इट मीन्स दैट 0 to +2 शोज दैट कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन हो गई है, किसकी मौजूदगी में हुई है,
सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। तो सल्फ्यूरिक एसिड का कॉपर के साथ रिएक्शन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और भी देखें कि सल्फर +6 से पहुँच गया है +4 की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर की होगी रिडक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट गेट सेल्फ रिड्यूस्ड। तो यहाँ पर दोनों बातें समझ में आती हैं। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, वो क्या है? एक्सप्लेन द ब्रिक-लेंज़ेनाइज प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये सिंपल से चंद एक स्टेप है, ये स्टेप हम फॉलो करेंगे। इसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाएंगे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा। ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप में करना ये है, अच्छा इस स्टेप में याद रहे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रखना पड़ेगा। इट इज़ अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी आप मजीद ऑक्सीडेशन करेंगे तो वो NO चेंज हो जाएगा NO2 में। और तीसरे प्रोसेस में हम करेंगे डिसोल्यूशन इन वाटर, यानी कि जो NO2 है उसे पानी में हल करें और इस तरह आपको दो चीज़ें मिलने वाली है, एक नाइट्रिक एसिड, दूसरा नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड है ये हमें तैयार नहीं करना, तो नाइट्रस एसिड की फर्दर ऑक्सीडेशन कर देनी है और इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको मिलेगा मजीद नाइट्रिक एसिड। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि नाइट्रस एसिड को भी नाइट्रिक एसिड में चेंज कर लें ताकि वी गेट द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बट इसमें 4 पॉइंट्स हैं, ये आपने लाजमी तौर पे याद कर लेने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लिखता है विच मेटल इवॉल्व हाइड्रोजन अपॉन रिएक्शन विद द नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करना है और कौन खारिज करेगा? हाइड्रोजन गैस को। आमतौर पर ऐसा ही होता है, ये कोई बड़ी अहम बात नहीं है, बट हमें ये बात याद होनी चाहिए कि अक्सर एसिड्स जब रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। तो यहाँ भी हमने ऐसा ही करना है कि मैग्नीशियम जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और साथ उसका बनेगा नाइट्रेट, यानी मैग्नीशियम नाइट्रेट। इन द सेम वे मैंगनीज जब रिएक्ट करेगा तो मैंगनीज नाइट्रेट और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। तो ऐसा मुश्किल बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, व्हाट इज मीट बाय फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, यानी नाइट्रिक एसिड जो फ्यूम की शक्ल में हो, धुएं की शक्ल में, ऐसे कह लें मिस्ट की फॉर्म में हो, तो उसके बारे में बताओ। तो सिंपल सी बात है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और NO2। तो अगर इन दोनों को मिला लें तो जो हमारे पास नई चीज़ बनेगी दैट इज कॉल्ड फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इट इज़ मोर रिएक्टिव देन ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड। तो सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हुआ वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड हुआ, उससे कम कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सबसे कम जो है वो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर थोड़ा सा हम इसको कैटेगराइज करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज सेट टू रिएक्ट as an acid, an oxidizing agent and dehydrating agent. Describe 2 reactions for each. यानी सल्फ्यूरिक एसिड को आपने 3 तरीके से इस्तेमाल करना है कि एज अ एसिड कैसे रिएक्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, एज ऑक्सीडाइजिंग कैसे रिएक्ट करता है, अभी हमने बताया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में। और लास्ट में ये बताना है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है और वो कैसे है, इसको थ्रू द रिएक्शन देखते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो है वो इस तरह से है, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद द बेसिस दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो देखें पहले 2 रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। सिमिलरली जब एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ तो वो लिबरेट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द सॉल्ट। तो यही रिएक्शन दूसरा भी है, व्हेन सल्फ्यूरिक एसिड इज रिएक्टिंग विद द सोडियम कार्बोनेट इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद सोडियम सल्फेट। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ, सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट कैसा है? तो इसके लिए हमें 2 किस्म के रिएक्शन हमने दिए हैं। एक दिया है फॉर्मिक एसिड के साथ कि फॉर्मिक एसिड अगर रिएक्ट करेगा या कह लें कि सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रहेगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा और पानी निकल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और इस दौरान कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमने एरो पे लिखा है। और इसी तरह एथनॉल में भी अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो पानी निकल जाता है और इस तरीके से बाकी बनने वाली जो चीज़ है वो है H2 बल्कि C2H4 यानी कि इथीन। तो ये ऐसे रिएक्शन थे विच शोज दैट sulfuric acid is acting as dehydrating agent. Number 3rd kind of reaction is why या how it is oxidizing agent. तो हमने यहाँ पर देखना है कि अगर H2S हमारे पास शुरू में मौजूद है, अब ये जो हमारे पास H2S मौजूद है, याद रहे कि इसके ऊपर जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी और जो प्रोडक्ट में देखें तो सल्फर आज़ाद हो गया है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगी। तो इसके क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि हाइड्रोजन सल्फर -2 से 0 हो गया, यानी इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। और ये किसने की है? ये की है सल्फ्यूरिक एसिड ने। तो सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसी तरीके से आप हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, फेरस सल्फेट के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं और वो बन जाएगा फेरिक सल्फेट। बहरहाल ये हम काफ़ी रिएक्शन अपनी बुक से देख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि इस तरह से दिया जाए कि आपको ये बात समझ में आ जाए। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज
द क्वेश्चन नंबर 10 और गिव द एडवांटेज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस विच इज यूज टू प्रीपेयर सल्फ्यूरिक एसिड। तो चार यहाँ पे मेथड्स या चार लाइंस में हमने पूरा मेथड लिखा है। इसमें आपने करना ये है कि द कॉन्टैक्ट प्रोसेस वी कैन गेट सल्फ्यूरिक एसिड बाय रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। तो पहली बात यह है कि हम अपनी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन के मुताबिक कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड हासिल कर सकते हैं। नंबर 2, इट इज़ एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो नुकसान नहीं है ज़्यादा। नंबर 3, इट इज़ यूज इन कमर्शियल प्रेपरेशन, बड़े पैमाने पर तैयारी होती है। और द कैटलिस्ट यूज इज़ ईजिली हैंडल्ड, यानी उसमें किसी किस्म का नुकसान नहीं है। तो ये बड़ा आसान सा शॉर्ट क्वेश्चन था। इसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग मजीद भी आगे आएगी, तो वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है कि डिस्क्राइब द केमिस्ट्री ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन, यानी अब आपने वो रिएक्शन बताने हैं जिसके ज़रिए से हम सल्फ्यूरिक एसिड तैयार करते हैं। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करने के हमारे पास चार सिंपल से प्रोसेसेस हैं, जिसमें 1 2 3 4 है। और 1 2 3 4 में कुछ यूँ है कि फर्स्ट प्रोसेस में आपको सल्फर लेना है और ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है और ये बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और फिर उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड को मज़ीद ऑक्सीडाइज करना है और बनाना है सल्फर ट्राइऑक्साइड। याद रहे ये फर्स्ट ईयर का हमारे पास इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन भी है। तो इसमें 400 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड और इम्पॉर्टेंट तीन जो हमारे पास कैटलिस्ट है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वो हमने इस्तेमाल करना है। हाँ जी, तो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करना, यानी जो हमने सेकेंड स्टेप में बनाया था वो हम अगर डिज़ोल्व कर लें थोड़ी मिकदार सल्फ्यूरिक एसिड में, तो ये बन जाएगा ओलियम, दैट इज़ H2S2O7। और यही अगर ओलियम को हम डाइल्यूट करें यानी पानी के साथ ऐड करें, यहाँ नंबर 4 पर अगर देखते हैं H2S2O7 प्लस वाटर विल गिव यू सल्फ्यूरिक एसिड। ये ज़्यादा बना है यानी 2H2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमें लास्ट में हासिल हुए हैं और थर्ड स्टेप में हमने 1 मोल यूज़ किया था। तो अगर देखा जाए तो ये हमारे पास एक MCQ भी है। तो इस प्रोसेस में हम एक इजाफी मोल हासिल करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है जी, तो ये चार हमारे पास स्टेप हैं। कौन कौन से? सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बनाना, फिर सल्फर डाइऑक्साइड की मजीद ऑक्सीडेशन करके ट्राइऑक्साइड बनाना, फिर उसके बाद नंबर 3 पर हम चलेंगे तो ओलियम को बनाना। और ओलियम को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अपनी डिफरेंट लैब में रख सकते हैं, ड्रम में ले जा सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। और फिर लास्ट में अगर हम इसमें क्या करें, पानी डाल कर थोड़ा थोड़ा सा इसको अपनी मर्ज़ी की कॉन्सेंट्रेशन दे सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की लास्ट प्रिपरेशन के लिए। यानी हम समझ लीजिए ओलियम को इकट्ठा तैयार नहीं करते सल्फ्यूरिक एसिड में, ओलियम का कुछ पार्ट लेकर अपनी मर्जी से हम सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है वो है जी क्वेश्चन नंबर 12, वाई इज सल्फर ट्राइऑक्साइड डिजोल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड नॉट इन वाटर। यानी अगर आप समझते हैं तो ऊपर की जानिब देखें, वो यही मैं आपको समझा रहा था कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसे जब हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाई तब में सल्फ्यूरिक एसिड में डाला है, ना कि अगर हम उस सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट पानी में अगर डाल दें तो भी सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है। तो ऐसा क्यों नहीं करते, हम ओलियम क्यों बनाते हैं? ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। यानी हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को सल्फ्यूरिक एसिड से मिलाकर ओलियम क्यों बनाते हैं, क्यों नहीं बनाते कि सल्फर ट्राइऑक्साइड को डायरेक्ट वाटर में डाल दें? तो यहीं से आंसर आता है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड पानी में अच्छा सॉल्युबल नहीं है, तो ये कम होगा। तो जाहिर सी बात है हमारा जो पीछे प्रोसेस चल रहा है और ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, बड़े पैमाने पर खर्चा हो रहा है। और अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को सही तरह से इस्तेमाल ना कर पाए, डिजॉल्व ना कर पाए, ज़ाया हुई तो हमारा बहुत सी रकम ज़ाया होगी। तो एक तो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, दूसरा वो पानी में हल नहीं हो रहा। जब पानी में अच्छी तरह हल नहीं होगा तो हमारी मर्जी का सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं देगा। तो इसका सिंपल सा आंसर जो है वो ये है कि हम अपनी रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड हासिल नहीं कर सकते। जबकि ओलियम में मैंने आपको बताया था कि ओलियम जब हम तैयार कर लेते हैं तो अपनी मर्जी से उसमें जितना पानी यानी डाइल्यूशन करेंगे उसी हिसाब से हमें सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगी। तो रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी अचीव्ड बाय मेकिंग सल्फर ट्राइऑक्साइड इनटू ओलियम, नॉट इनटू द डायरेक्ट रिएक्शन विद वाटर टू मेक सल्फ्यूरिक एसिड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एक्सप्लेन द एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑन द मेटल अलॉन्ग विद द केमिकल इक्वेशन। यानी कि आप सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करवाएं तो ये पुराना रिएक्शन है हमारे पास, और वो ये है कि अगर आयरन का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाएंगे तो जाहिर सी बात है वही पुरानी बात, व्हेन एसिड रिएक्ट विद द मेटल इट लिबरेट हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस खारिज करता है। लेकिन यहाँ पे चंद छोटी छोटी बातें मजीद हैं, और वो ये है कि कोल्ड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद, यानी हम कोल्ड डाइल्यूट एसिड रिएक्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड ले लें तो फिर क्या होगा,
कोल्ड हालत में लेना है तो क्या होगा, चंद मेटल रिएक्ट नहीं करेंगी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर, अर्जेंटम, मर्करी, लेड, यूरियम वगैरह, ठीक है। और अगर आप कोल्ड की बजाय अब हॉट कंसंट्रेट कर लें तो ये मेटल भी रिएक्टिव हो सकती हैं, जैसे कि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस खारिज नहीं करेगा, बल्कि कॉपर सल्फ्यूरिक एसिड जो कि हॉट कंसंट्रेटेड है से रिएक्ट करने के बाद SO2 गैस खारिज करेगा और साथ वाटर और कॉपर सल्फेट बनाएगा। तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द रिएक्टिविटी ऑफ सेम एसिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स डाइल्यूट और कोल्ड एंड हॉट। मतलब कोल्ड हॉट में भी डिफरेंस है और डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा डिफरेंस आता है रिएक्टिविटी के एतबार से। तो ये बहुत एहतियात से कीजिएगा। बहरहाल ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था कि हमने आयरन की भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया और हमने कॉपर का भी सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किया, बट बोथ द प्रोडक्ट आर डिफरेंट। इन द फॉर्मर यानी पहले रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि दूसरे के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ NO2 गैस। NO2 गैस को कैसे प्रिपेयर करेंगे? तो इसके लिए हमने करना यह है कि जस्ट सिंपली बाय हीटिंग द लेड नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट को आप हीट कर लो और ये बनेगा लेड ऑक्साइड NO2 NO2। और दूसरा जो रिएक्शन है उसमें आपने जो कॉपर है उसका नाइट्रिक एसिड से जब रिएक्शन करना है तो ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट वाटर एंड NO2। तो दोनों तरीकों से आप देख रहे हो कि NO2 गैस आपको मिल रही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज PCl3 एंड PCl5 कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अदर केमिकल कंपाउंड्स। यानी आप PCl3 और PCl5 से क्या बना सकते हो। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और इसका हमने जवाब भी ट्रिकी दे दिया है। वो सिंपल सा ये है कि PCl3 जो फर्स्ट रिएक्शन है उसको हमने रिएक्शन करवाया PCl3 को Cl2 से, वो बन गया PCl5, यानी कि PCl3 PCl5 बना। ये फर्स्ट हमारे पास ये था। सेकेंड वन हमने क्या किया, बल्कि थर्ड वन पे पहले देखें कि PCl5 के जब वापस उसको PCl3 और Cl2 में चेंज कर लिया, क्योंकि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है तो हमने एक ही रिएक्शन को दो जगह पर इस्तेमाल किया। सेकंड के तो देखते हैं, यानी सेकंड रिएक्शन देखते हैं और वो PCl3 का ही रिएक्शन है। उसको अगर वाटर में डालते हैं PCl3 को तो बनता है फॉस्फोरस एसिड और HCl। सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन चौथा रिएक्शन है जिसमें PCl5 को वाटर में डाला है तो बना फॉस्फोरिक एसिड। तो बड़ा आसान सा था। रिएक्शन आपको चार नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये दो में है। तो एक रिएक्शन तो रिवर्सिबल हुआ, PCl5 से PCl3 बना सकते हो और PCl3 को आप Cl2 से जोड़कर PCl5 अगेन बना सकते हो। PCl3 को वाटर में डालोगे तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस एसिड, और PCl5 को वाटर में डालोगे तो बनेगा फॉस्फोरिक एसिड। तो ये थे हमारे पास रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डिस्क्राइब द रिंग टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन इन द सॉल्यूशन। तो एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर नाइट्रेट है कहीं तो आया कि वो है या नहीं। तो टेस्ट कैसे किया जाए, तो इस क्वेश्चन में हम एक सिंपल सा कुछ रिएक्शन करते हैं। देखिए मैंने लिखा है कुछ ऐसे है कि द गिवन नाइट्रेट सोल्यूशन इज, यानी आपको जो लगता है कि इसमें नाइट्रेट है या नाइट्रेट सोल्यूशन आपने चेक करना है तो वो लें, उसमें फ्रेशली प्रीपेयर्ड फेरस सल्फेट डालें और फिर उसमें थोड़ी थोड़ी मिकदार में, यानी टेस्ट ट्यूब के दीवारों के साथ साथ आपने कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है। तो जैसे ही वो एसिड बहता हुआ जाकर नाइट्रेट वाले सॉल्यूशन से टच करेगा तो वहां पर वो एक रिंग बनाएगा जो एक ब्राउन रिंग होगा, और ये रिंग का बन जाना ये टेस्ट है कि नाइट्रेट्स मौजूद हैं। तो इस वाले टेस्ट का एक और नाम भी है, दैट इज कॉल्ड रिंग टेस्ट। तो रिंग टेस्ट क्यों करते हैं जी, हम नाइट्रेट्स को जस्टिफाई करते हैं या नाइट्रेट्स को टेस्ट करके देखते हैं कि वो आया के मौजूद है या नहीं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 17 ये कहता है कि NO2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये साबित करो। तो पहला रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन के थ्रू ये समझ में आ जाती है बात की, और वो ये है कि आपके पास रिएक्टेंट में H2S है और NO2 से रिएक्ट करने के बाद ये हो गया सल्फर आज़ाद। H2S में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट थी -2, जबकि सल्फर जब आज़ाद होगा तो उसकी होगी 0। तो -2 से 0 हो जाना इस बात की अलामत है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन हो गई है, और ये चूंकि NO, तो दैट्स वाई वी कॉल्ड NO2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और सिंगल एक और रिएक्शन भी है, वो ये है कि पोटेशियम आयोडाइड यहाँ मौजूद है, आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी यहाँ पर, और आयोडीन प्रोडक्ट में हो गया आज़ाद यानी कि 0। तो -1 से 0 पे जाना भी ऑक्सीडेशन की अलामत है। तो आपको दो रिएक्शन दिए हैं कि सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड के सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लो यहाँ पर, और पोटेशियम आयोडाइड इसमें आयोडीन की आप चेक कर लो। तो दोनों सूरतों में आपको मिलने वाला है कि NO2, ठीक है ना, इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राइट डाउन द केमिकल नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद आर्सेनिक एंड एंटीमनी। तो सिंपल सी बात है,
आपके पास यहाँ पर AS यानी आर्सेनिक के साथ नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन है और SB का भी नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है। लेकिन गौर करें, आपने एक रिएक्शन कई दफ़ा पढ़ा है या आपने एक प्रोडक्ट कई दफ़ा पढ़ा है, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, तो P को हटाकर आर्सेनिक डाल दिया है, इससे बन गया आर्सेनिक एसिड। वो फॉस्फोरिक एसिड था, आर्सेनिक एसिड। इस तरह SB डाल दिया है तो आपके पास स्टेबनिक एसिड बन गया है। तो ये दो नाम याद कर लीजिए कि मैंने जोड़ दिए हैं फॉस्फोरिक एसिड के साथ, यानी H3PO4 में सब कुछ सेम रहेगा, बस P आर्सेनिक आ जाएगा और जो आपके पास SB आ जाएगा, यानी आर्सेनिक और एंटीमनी डालकर आप नए एसिड बना सकते हो। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। गिव द मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ PCl3। PCl3 बनाने का तरीका, तो यहाँ पर दो तरीके हैं। एक है इट इज़ यूजुअली प्रीपेयर्ड बाय मेल्टिंग वाइट फॉस्फोरस इन द रिटॉर्ट, भट्टी में, या कह लीजिए इसको हम गर्म करेंगे इन इनर्ट एटमॉस्फेयर, कोई और साथ ऐसी चीज़ ना हो जिससे ये रिएक्ट कर जाए। तो जब रिएक्शन होगा PCl3 के वेपर्स बनेंगे। और इसी तरह नंबर 2 पे लिखा है इट इज ऑल्सो प्रीपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ द फॉस्फोरस विद थायोनाइल क्लोराइड, यानी SOCl2 से रिएक्शन करेंगे तो भी आपको PCl3 मिलने वाला है। इस तरह के रिएक्शन जो होते हैं इसमें काफ़ी हद तक जो है या तो आपको रिएक्शन कर समझ आनी पड़ेगी, या फिर अगर आपने याद करना है तो बस इसको कई दफ़ा लिख लीजिए। जितना ज़्यादा दफ़ा लिखेंगे उतना ही प्रैक्टिस हो जाएगी और उसी हिसाब से आपको रिएक्शन याद हो जाएंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। P2O5 is a powerful dehydrating agent, prove गिविंग एग्जाम्पल। तो P2O5 एक क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसे साबित करेंगे? तो इसके लिए आप कुछ यूँ सोचें कि आपके पास जो HPO3 है ना, ये जो HPO3 है, तो आप ये सोचें जो आपके पास HPO3 है ना, इसमें कुछ खास बात है। आप कुछ यूँ लिख लीजिए, अगर हम इसमें से निकाल दें वाटर, यानी हम निकाल दें H2O, तो पीछे क्या बचेगा? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे टोटल? 6, 5, और हाइड्रोजन तो पूरे चले गए, और फॉस्फोरस यहाँ पर कितने? 2, तो P2O5। इसका मतलब ये हुआ कि HPO3 में दो चीज़ें हैं, P2O5 जो कि ये रहा, और इस P2O5 ने पानी लिया है तो तभी तो वो HPO3 बना है। इसका मतलब ये हुआ कि P2O5 ने वाटर लिया, पानी निकाला। कहाँ से निकाला होगा? जाहिर सी बात है अपने दूसरे रिएक्टेंट से निकाला, दैट इज़ नाइट्रिक एसिड। तो ये था सिंपल सा एक, मैं आपको बता दिया। सब जगह पर HPO3 बन रहा है, तो जहाँ जहाँ HPO3 बन रहा है इसका मतलब ये है कि वहाँ पर पानी जो है वो दूसरे रिएक्टेंट से निकाल लिया गया, और निकाला किसने? P2O5 ने। दैट्स वाई वी कॉल्ड P2O5 एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, एक्सप्लेन इट्स रिएक्शन। तो इसमें हमारे पास सिंपल से रिएक्शन है कि अगर हम PCl3 को Cl2 से रिएक्ट करवा दें तो PCl5 बन जाएगा। ये रिएक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। और नंबर 2, इट इज़ ऑल्सो प्रीपेयर्ड बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन, यानी अगर आपने जस्ट फॉस्फोरस का डायरेक्ट रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ तो भी आपको फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप A5 एलिमेंट्स। तो इसमें लिखता है, ये बिल्कुल ट्रेंड सब में एक जैसा है, आपने कोई टेंशन नहीं लेनी। ये जहाँ याद करोगे, यानी मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम अगर बढ़ता है तो यहाँ भी ऐसा है कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हर ग्रुप में ऑलमोस्ट ऐसा ही है। नंबर 2, ट्रेंड जो है डाउन द ग्रुप शिफ्ट होता है फ्रॉम कोवलेंट बॉन्डिंग टू आयनिक। हाँ, वाकई में ऐसा है। टॉप टू बॉटम जो आयनिक कैरेक्टर है या आयनिक बॉन्ड बनाने का कैरेक्टर है वो बढ़ता है और कोवलेंट का घटता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, यानी टॉप के जो हमारे पास जो कंपाउंड्स होंगे, जैसे कि सपोज कीजिए अगर अमोनिया है, PH3 है, तो अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो कोवलेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, अगर आप बिस्मथ तक जाते हैं तो बिस्मथ BiCl3 भी होता है, BiCl2 भी होता है। तो बिस्मथ का जो बिहेवियर है वो किस वजह से आ रहा है? वो हमारे पास आ रहा है आयनिक नेचर की वजह से, इलेक्ट्रॉन लेने और देने की वजह से। ठीक है जी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि जो कोवलेंट कैरेक्टर है वो घटता है और आयनिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम बढ़ता है इन डिफरेंट क्लोराइड्स, हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स वगैरह वगैरह। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जी, नेम 3 एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। तो नाम बड़ा आसान सा है। नंबर 1 इज वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आता है 24 पर, हाउ डज नाइट्रिक एसिड एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड
का अगर हम एक सिंपल सा मैकेनिज्म देखें तो वो क्या करता है, लिखता है इट एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द ईज विद विच इट इज़ डिकम्पोज, यानी इतनी आसानी से नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होकर हमें नेसेंट ऑक्सीजन दे रहा है और यही नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी किसी दूसरे कंपाउंड के साथ और उसकी कर देगी ऑक्सीडेशन। इस तरह से चूंकि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग या कह लीजिए ऑक्सीडेशन की वजह बना है, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग है या ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज P2O5 रिएक्ट विद द वाटर। तो वाटर से कैसे रिएक्ट होगा P2O5 का, इसके लिए हमारे पास सिंपल सा रिएक्शन है जो मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ कि जब P2O5 वाटर लेता है तो HPO3 ही देता है। और नंबर 2, P2O5 का अगर वाटर से रिएक्शन होगा तो एक और चीज़ बन सकती है। थोड़ा सा अगर हम देखें, पहले हमने P2O5 का एक वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया है तो हमें मिला है HPO3, लेकिन अगर हम हॉट स्टेट में रिएक्शन करेंगे तो हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड मिलेगा। याद रहे कि HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है और HPO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि P2O5 वाटर लेने के बाद दो किस्म के, अगर कम पानी लेगा तो बनाएगा मेटाफॉस्फोरिक एसिड और अगर ज़्यादा पानी की मिकदार अब्जॉर्ब कर लेगा तो बनाएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26, राइट एनी 4 इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ यूजेस लिख दीजिए। ये बड़े आसान से हमें याद है कि सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ केमिकल। हर एक केमिकल लैब में, हर एक छोटी लैब में हो, चाहे वो कॉलेज की लैब हो या फिर एक बड़े कारखाने में इंडस्ट्रियल मेथड पर, जहाँ पर भी कोई चीज़ तैयार हो रही है सल्फ्यूरिक एसिड के फुली चांसेस हैं कि वो वहाँ पर किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस्तेमाल होता ही है। तो ये क्या बताता है किसी भी मुल्क के कारखाने कैसे चल रहे हैं। अगर ज़्यादा मिकदार में सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि सल्फ्यूरिक एसिड तरक्की करवा रहा है मुल्क को और जो है वो फायदे में। यानी आओ यहाँ मैंने चंद एक चीज़ें देखी हैं, वो कुछ ऐसे हैं। इट इज़ यूज्ड टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपरफॉस्फेट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिफाइन द पेट्रोलियम टू रिमूव नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स। नंबर 3 पे चलते हैं तो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फेट्स में इस बनाने में इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 4, इट इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक बैटरीज एंड द स्टोरेज सेल। जो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर में हमने लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ी थी, एसिड बैटरी भी बोलते हैं, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड उसमें इस्तेमाल हुआ। चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, नाइट्रस एसिड डीकलराइजेस एसिडिफाइड KMnO4 एंड ब्रोमीन वाटर। तो नाइट्रस एसिड क्या कर रहा है, गौर से देखें। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास KMnO4 का फर्स्ट रिएक्शन है। अगर KMnO4 का फर्स्ट रिएक्शन देखें तो क्या होता है, H2SO4 की मौजूदगी में हमारे पास बनता है एक नया कंपाउंड मैंगनीज सल्फेट। हालांकि इससे पहले क्या था, मैंगनीज KMnO4 परमैंगनेट। जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये कलर्ड होता है जबकि MnO4 कलर्ड नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन के दौरान कलर ज़ाइल हो गया। सेकंड रिएक्शन जो हमारे पास आ रहा है, जो बड़ा होकर के लिखा हुआ है, तो नाइट्रस एसिड रिएक्ट विद द ब्रोमीन। ब्रोमीन का अपना एक कलर होता है, लेकिन जब प्रोडक्ट में हमने देखा तो हमें HBr देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है ब्रोमीन नहीं रहा तो कलर भी नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्ट्रक्चर ऑफ द डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर हैं, ये आपको बार बार याद करने हैं, लिखने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर लिखा हुआ है N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4। और इसमें अगर आप चाहो तो जो जो बॉन्डिंग है जस्ट वो दिखा दो। मैंने यहाँ पर जो लॉन पेयर्स हैं या कुछ रेडिकल फॉर्म में आपको अलग अलग इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो वो सब दिखाए हैं। तो जितना आपसे हो सकता है इसे याद कर लीजिए, इसके सिर्फ स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना ही आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द 29, N2O स्पोर्ट्स कंबस्शन गिव टू। जैसे हम पढ़ते हैं ना कि भाई इसकी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ही कंबस्शन का अमल होता है। तो N2O अगर जलने का अमल करवा रहा है तो इसका मतलब है इसके पास भी ऑक्सीजन देने की सलाहियत है। तो देखते हैं कैसे। सल्फर जो आज़ाद है हमारे पास रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में SO2 है। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर ने ऑक्सीजन वसूल की। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे अगर हम जलाते हैं किसी हाइड्रोकार्बन को, तो अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास CH4 है और वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बन गया CO2 H2O, यानी ऑक्सीजन ले लिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक्चुअली सल्फर ने ऑक्सीजन ले लिया है और ये बन गया SO2 और इस तरह सल्फर की कंबस्शन हो गई है। सिमिलरली फॉस्फोरस भी चेंज हो गया है अपने ऑक्साइड में, तो फॉस्फोरस की कंबस्शन हो गई इन द प्रेजेंस ऑफ N2O, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। वाई डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज कॉल्ड लॉफिंग गैस। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो थोड़ा बायोलॉजिकल है। काफ़ी बुक्स लिखती हैं कि ये कम्प्लीटली अननोन है, मतलब कंप्लीट इसकी हमारे पास केमिस्ट्री नहीं है, बट थोड़ा बहुत गेस किया जा सकता है कि ये किसी न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करता है
और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो हमारे न्यूरॉन्स को या कह लीजिए हमारी बॉडी को न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल देता है हंसने का। तो बहरहाल हमने चंद एक बातें लिखी हैं, वही आप लिख लीजिए। व्हेन डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड इज इनहेल्ड, अगर इसको लिया जाए, सूंघा जाए फॉर अ सफिशिएंट टाइम, इट प्रोड्यूसेस अ लाफिंग सेंसेशन, तो ऐसी आ जाती है, सो इट इज़ कॉल्ड अ लाफिंग गैस। इट्स सिंपल आंसर। ठीक है जी। तो ये थे हमारे पास चंद एक अहम सवालात जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इन सवालात को इस्तेमाल करके या याद कर कर जो है वो आप क्या कहते हैं इस चैप्टर के, अगर आपने बहुत ही अच्छी तैयारी नहीं भी की है तो उम्मीद है कि इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपको करने हैं। इन चैप्टर्स में से जो मैं आपको करवा रहा हूं, जिसमें 4, 5, 6 और 14, 15, 16 शामिल हैं, 3 ऑलरेडी हो चुका है। तो इन सब चैप्टर्स में क्या होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन ऑर्गेनिक के पोर्शन से करते हैं तो आपका सारा पेपर हल हो जाता है। इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पर मिल सके। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कुछ वक्फे के बाद।